बात करेंगे हम पाकिस्तान और ईरान की आज सबसे पहले। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में तकरीबन 10 साल हो गए हैं कि एक एग्रीमेंट है जिसके जरिए जी कहा यह गया है कि जी हमने जो है गैस पाइपलाइन के ऊपर काम करना है ईरान के साथ मिलकर। लेकिन पाकिस्तान अभी तक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाया है और अब फाइनल वार्निंग ईरान की तरफ से पाकिस्तान को मिली है कि अगर आपने काम ना किया या आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ना किया तो डेफिनेटली पाकिस्तान को वो कोर्ट में ले जाएंगे। जी हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया जाएगा। ईरान की तरफ से ये वार्निंग आ चुकी है। 10 साल हो गए हैं और ये प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट होने में ही नहीं आ रहा। उसका रीजन एक ये भी है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर कई तरह की सैंक्शंस हैं और जब पाकिस्तान और ईरान जब भी मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं या ये अनाउंसमेंट की जाती है कि जी गैस पाइपलाइन के ऊपर काम होगा, उसके साथ ही अमेरिका याद दिला देता है पाकिस्तान को भी और ईरान को भी कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस है और अगर काम किया गया तो पाकिस्तान को भी इसी किस्म की सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं। लेकिन बहरहाल ईरान जो है वो इसके ऊपर काम करना चाहता है। 10 साल हो गए हैं और अब कहा यह जा रहा है कि अगर काम ना किया तो पाकिस्तान को एक बहुत लंबा चौड़ा फाइन जो है वो देना पड़ सकता है। यानी कि ईरान जो है पाकिस्तान के ऊपर फाइन लगा सकता है, जुर्माना लगा सकता है और पाकिस्तान को वो भरना पड़ेगा। पाकिस्तान यकीनन इस वक्त बहुत मुश्किल में है। लेकिन जिस वक्त ये एग्रीमेंट किया गया सैंक्शंस तो तब भी थी। क्या पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया और जिन्होंने ये सोचा कि गैस पाइपलाइन जो है वो लगाई जाए या वो बनाई जाए या उसके ऊपर उस प्रोजेक्ट पे काम किया जाए ईरान के साथ, क्या उस वक्त उनको नहीं मालूम था कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं और ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा जो उन्होंने इस तरह का एग्रीमेंट किया। और अब आगे पाकिस्तान के पास दूसरा रास्ता क्या है? जाहिर है अगर काम शुरू करते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस लग सकती हैं जिससे पाकिस्तान मुश्किल में आ सकता है और जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और दूसरी जगह से जो पैसा मिलता है वो पैसा बंद हो जाएगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त फिलहाल अपना कमाया हुआ तो कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो या तो कर्जों की शक्ल में या लोन की शक्ल में पाकिस्तान को मिलता है, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे चाइना हो या कुछ भी। चाइना से मुझे याद आया, चाइना के साथ भी पाकिस्तान का सी पैक जो है वो सालों साल से चल रहा है। 10 साल का केक तो चाइनीज और पाकिस्तानी भी मिलकर काट चुके हैं और खा भी चुके हैं। लेकिन वो सी पैक है कि वो भी शैतान की आंख जो हमारे यहाँ बोलते हैं कि खत्म होने में ही नहीं आ रहा। साथ साथ बलूचिस्तान में जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं उसको देखकर भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है, जो आज सुबह वो बात कर रहे थे जो कि पाकिस्तान के मीडिया पर भी दिखाई जा रही थी, कि उनका कहना ये है शहबाज शरीफ साहब का कि ये जो कुछ टेररिस्ट कर रहे हैं यानी कि जिन्होंने अटैक किया उनको टेररिस्ट वो बुला रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये सब कुछ चाइना और पाकिस्तान के बीच में दूरी बढ़ाने के लिए है। उनका कहना ये था कि कई लोग जो हैं दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान को एक लास्ट वार्निंग दी है कि वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जो है वो नेक्स्ट महीने लेके चला जाएगा। जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइप, अगर आपको याद हो कि 10 साल पहले तकरीबन 2024 में जब ईरान के ऊपर तब भी सैंक्शंस थी, तो ये कि गैस सेल परचेज एग्रीमेंट जो था ये ईरान और पाकिस्तान 2009 में कर चुके हुए। एक फ्रेंच लॉ एंड पेरिस बेस्ड एक आर्बिट्रेशन कोर्ट थी जो कि डिस्प्यूट वगैरह सेटल करता है। और अब ये जो फ्रेंच आर्बिट्रेशन कोर्ट है ये अमेरिकी सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता जी। ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है 2014 में ये एक गैस पाइपलाइन मुआहदा कर लिया है उन्होंने। उस वक़्त प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वालिद हैं, वो सदर पाकिस्तान थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और मुल्क के अंदर उनका राज था। अब ये हुआ है कि ईरानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे इस प्रोजेक्ट को सीरियस नहीं ले रहा। आज 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जो हमसे वादे किए हुए हैं, हमने अपनी साइड से गैस पाइपलाइन वो सारी बिछा ली है, पाकिस्तान कुछ करते नहीं है। ये एक बड़ी शॉकिंग डेवलपमेंट है कि ईरान ने पाकिस्तान को आखिरी नोटिस दे दिया। इसके बाद ईरान कहता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहती कि हम पाकिस्तान को पेरिस आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर लेके चले जाएंगे। और अगर पाकिस्तान ने ये कंस्ट्रक्शन शुरू ना की अंडर द आईपी गैस प्रोजेक्ट, ठीक है जी,
और महज 6 महीने की उन्होंने डेडलाइन दी है। तो ये फिर हम सीधा फ्रेंच आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाएंगे जो यूएस सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये एक चीज़ है। अब एक है इंटरस्टेट गैस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और नेशनल इरानियन गैस कंपनी, जो कि ये एक इन्होंने रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट भी 2019 में साइन किया था। अब इसमें यह है कि ईरान जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट को अप्रोच नहीं करेगा अगर डिले होगा कंस्ट्रक्शन में, पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन में। ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि 2024 तक पाकिस्तान इसके ऊपर काम करेगा और तकरीबन ये 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस है जो हम ईरान से डेली लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इंडिया तो नहीं है ना कि सैंक्शंस भी हों रशिया के ऊपर और तेल भी लेता रहे। ठीक है। और इंडिया क्या कहता है? अगले दिन आपने सुना यूक्रेन में इंडिया ने के लफ्ज़ थे और मैंने इसके ऊपर आपको पता है कुछ सवाल भी किए थे लोगों से और मैंने इस पॉइंट को डेफ़िनिटली खुद भी इसको मैंने रेज़ किया था। वो क्या थे? यार इंडिया कहता है जी ये जो बायलैटरल सैंक्शंस है ना, ये जो बायलैटरल सैंक्शंस है, एक मुल्क दूसरे मुल्क पे सैंक्शन लगा देता है, हम इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। हम सिर्फ़ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन के जो जो सैंक्शंस हैं उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। समझ गए आप? वो क्या करते हैं और हम क्या करते हैं? उन्होंने कहा है हम इसको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते। ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है वो उसने मैंने बताया कि अंडर द रिवाइज़ कॉन्ट्रैक्ट ये करना था। अब पाकिस्तान जिसे वो कहते हैं ना कि वो अपनी जो साइड की जो पोर्शन है पाइपलाइन की वो नहीं कर पा रहा। अब ईरान के अंदर पेज़ेश्कियान साहब की नई हुकूमत आ गई है। ठीक है जी। और वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या करना है। ठीक है। पाकिस्तान का क्या करना है? पाकिस्तान मैंने आपको बताया पाकिस्तान इंडिया नहीं है। पाकिस्तान कैन नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट दीज़ सैंक्शंस। हमारी बड़ी लंबी-चौड़ी मजबूरी है। हम अगर ईरान से गैस लें, सुबह हम डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे। देखें, इंडिया तो अमेरिका को आँखें दिखा सकता है कि भाईजान हमें कोई परवाह नहीं है, हम गैस लें, हम तेल लेंगे, हमारे गरीब लोग हैं, हमारे मुल्क में जो पर कैपिटा इनकम है वो $2000-2500 है, हम इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। एक बड़ी तादाद में देखें जब नरेंद्र मोदी साहब कैम्पेन कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि 800 मिलियन लोगों को हुकूमत आटा दे रही है, व्हीट दे रही है, व्हीट सपोर्ट में 800 मिलियन, ये मैंने नहीं कहा हुआ। 800 मिलियन यानी कि 3 पाकिस्तान जो हैं एज़ पर द गवर्नमेंट जो स्टैटिस्टिक्स व्हीट सपोर्ट में है। तो क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं जी हम तो इन लोगों के लिए अब क्या महँगा तेल भी खरीदें? हम तो नहीं खरीदेंगे, हम तो सस्ती गैस खरीदेंगे, सस्ता तेल खरीदेंगे, जो मर्ज़ी कर लो, करना कर लो। अमेरिकन्स पीछे हट गए, अमेरिकन्स को सुनना पड़ा। अमेरिकन्स को सुननी पड़ी ये बात उनकी कि हाँ जी, ठीक है। फिर आप ये करें कि आप महँगा सस्ता मज़ीद तेल ना खरीदें, आप उसको महँगा तेल ना खरीदें, 60 बैरल पर डॉलर जो है पर डॉलर जो है वो उन्होंने वो कर दिया, ठीक है जी, कि $60 अ बैरल, ठीक है जी। अब ये जो एक चीज़ उन्होंने कर दी, जिसको उन्होंने मार्केट के सामने वो ले आए, ठीक है? और मुझे याद है अगले दिन डॉक्टर जयशंकर ये क्या कहा, उसने कहा कि भई, आप हमें क्यों कहते हैं कि हमने तेल लिया है? क्या यूरोप ने तेल नहीं लिया? क्या जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है, जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है, आपको क्या लगता है कि क्या उस दिन तेल लेना बंद नहीं करना चाहिए था यूरोप को? लेकिन यूरोप तेल लेता रहा। क्यों लेता रहा तेल? क्या पहले दिन आपका प्रिंसिपल नहीं था? आपका प्रिंसिपल 6 महीने बाद क्यों ठीक हुआ? आपने पहले दिन तेल लेते रहे, 6 महीने बाद आपने ये फैसला कर लिया कि हम तेल नहीं लेंगे। इट मीन्स कि आप कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर। सो हमें ना बताएँ, ये वो कहते हैं इन अमेरिकन्स को और उसको यूरोपियंस को। ये डॉक्टर जयशंकर के लफ्ज़ हैं, ये मेरे लफ्ज़ थोड़े ही हैं। इंडिया इसमें कोई शक नहीं है कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसने बड़ा पिछले चंद सालों में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है और मतलब सिर्फ वेपन्स के हवाले से नहीं, आईटी की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो दुनिया में उसका एक लेवल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारी जो है ना वो जंग हथियारों की नहीं होनी चाहिए, हमारी उनके साथ जंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। हमारा जो मुल्क है, मुखालिफ मुल्क है, उसको प्रमोट कर रहे हैं।
अमेरिका प्रमोट कर रहा है। अमेरिका उनको प्रमोट कर रहा है। अच्छा, आप क्या ठीक है। समझते हैं उनकी प्रोडक्ट ऐसे ही होगी, फजूल होगी, बस हमें हमें हमारा मुखालफ है इसलिए अमेरिका उनसे वेपन लेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास कौन सा ऐसा खजाना है कि भाई हर पूरी दुनिया जो उनसे हमसे वो मुखालफत में आ गई है? हमारे पास जो खजाना है वो एटमी जो है पावर है तो वो हमारे इंडिया पास नहीं है? ठीक है, वो इंडिया पास है, उनके पास फौज नहीं है ना ऐसी। तो इंडिया में भी तो हमारे से ज्यादा फौज है ना। फौज है मगर वो ऐसी पावर नहीं है, वर्ल्ड में नंबर 1 नहीं है जो हमारी फौज है। पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 है। नंबर 1 है। लेकिन हम अगर नंबर 1 है तो सुपर पावर होना चाहिए था पाकिस्तान को। अमेरिका क्यों सुपर पावर बन गई? उन्होंने अपनी एजुकेशन पे बहुत तवज्जो दी है और एजुकेशन में वो बहुत आगे हैं, हमसे बहुत आगे हैं, वो 100 साल आगे हैं एजुकेशन में। आप अच्छा, देखते इंडिया हैं सर एजुकेशन में हमसे बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया में 80% सॉफ्टवेयर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज इंडिया में और इन तमाम बड़ी कंपनीज के सीईओ आपको इंडिया से ही मिलेंगे। लेट्स सपोज आज हमें दुनिया का कोई कंट्री कहता है चलो जी आपके साथ हम रिलेशन बेहतर करते हैं, आपसे हम चीजें खरीदते हैं, आप हमें एक्सपोर्ट करें, तो हमारे पास है क्या एक्सपोर्ट करने के लिए? यही तो बात है। मेन स्ट्रीम मीडिया बाउंड है, ये चीज वो पॉलिटिशियन ने उनको बाउंड किया हुआ है। अगर वो इस तरह की खबरें नहीं फैलाएंगे तो उनके जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर वो कैंसिल हो जाएंगे तो वो जो लाइसेंस वो लेते हैं करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, तो वो उनको कहाँ मिलेगा? उनका चैनल लाखों करोड़ों जो काम कर रहे हैं उस चैनल पे वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। आगे मेरे पर चलेंगे, आगे मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा, आगे मैं बोलूंगा तो जो है ना वो फिर वो देख ले, मैंने आपको पहले बोला था कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे। कुछ लिमिट नहीं, देखे कुछ लिमिट्स होती हैं, इससे आगे मैं बोल नहीं सकता। बस दुआ चुके हैं, उन्होंने अपनी क्वालिटीज इतनी गंदी कर ली हैं कि कोई भी इन पे ट्रस्ट नहीं करता। आप खाने पीने की चीजें देख लें, हमारी खाने पीने की चीजें जहरीली हो गई हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक पूरी फैमिली बेचारी गाड़ी में, ऐसे ही है, क्या वजह थी कि उनको एक्सपायरी चीजें दी गई हैं। ये चीज है। मतलब हमारे पास आटा प्योर नहीं है, हमारे पास दालें चावल खाने के दूध तो जहरीला है ना हमारे पास। हमारे पास खाने पीने की चीजें जहरीली हैं, तो कैसे हम ट्रस्ट करेंगे? तो हम लोगों की कोशिश होती है कि हम इम्पोर्टेड चीजें लें ताकि हमारी सेहत और जान तो हमारी महफूज रहे। अच्छा, आपने डेफिनेटली मीडिया पर्सन है, आपने हिस्ट्री को भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। 1947 से लेके आज 2024 तक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी बात बताई जाती है कि जी अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया को लड़वाता है और अपने हथियार बेचता है, ऐसे ही बताया जाता है। जी बिल्कुल, ये लेकिन इसमें मतलब सच भी है, इसमें तो कुछ नहीं। लेकिन अब ये है कि इंडिया उल्टा अमेरिका को अपना डिफेंस जोन है वो वेपन जोन है वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। आपको ये सुन के कैसा लगेगा कि वो लोग... इंडिया इसमें कोई शक नहीं है कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसने बड़ा पिछले चंद सालों में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है। और मतलब सिर्फ वेपन्स के हवाले से नहीं, आईटी की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर की हम बात करें, तो दुनिया में उसका एक लेवल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारी जो है ना वो जंग हथियारों की नहीं होनी चाहिए, हमारी उनके साथ जंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। हमारी मतलब सॉफ्टवेयर हम उनसे बेहतर बनाए या उनसे हम कुछ सीखें। वो जो कर रहे हैं उनकी दौड़ में हम जाएं। अपनी गुर्बत को कम करने के लिए कुछ हमें करना चाहिए। अगर हम वेपन्स में लगे रहे तो हमारा हाल भी वही जो है वो लीबिया, शाम और बिल्कुल जो ठीक है इस तरह के कंट्री जैसा। ये बात आपने यहाँ पे तो कर दी, आपको पता है कि ये कौन सा कोई मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे कहीं ना कहीं अपलोड करेंगे। यही सेम चीज आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे कह सकते हैं कि भाई हमें इंडिया से जंग नहीं करनी। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो ये दिखाया जाता है दुश्मन कंट्री है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बताया जाता है जी वो ऐसे हैं, हिंदू हैं। लेकिन आपको लगता है कि यही सेम चीज हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बताने की जरूरत है कि भाई ये सोच को बदलो, जंग वाली बात से आगे निकलो, उनसे सीखो, उनके साथ मिलके कुछ काम करो। सर मैं तो मैं सैटेलाइट टेलीविजन के लिए होस्टिंग करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, तो मैं तो उधर भी कहता हूँ कि हमें अपने जो हमसायों के साथ है वो बना के रखनी है। उनके साथ हमने जो है ना वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करनी है। हमने अपनी गुर्बत को खत्म करना है। ठीक है, जंगों में कुछ नहीं रखा और लड़ाई में कुछ नहीं रखा। अगर हम कुछ उनसे लेंगे, कुछ उनको देंगे, तो हमारी अवाम को और उनकी अवाम का फायदा होगा। अच्छा, आपने इंडिया की बात की और आपने बोला आईटी में आगे चले गए, बहुत सी फील्ड में आगे चले गए। मुझे ये बताएं कैसे चले गए? मतलब 1940 एक बड़ा सवाल है ना, 1947 में इकट्ठे सफर स्टार्ट किया, कैसे वो आगे चले गए आईटी में, डिफेंस में? एजुकेशन उन्होंने अपनी एजुकेशन पे बहुत तवज्जो दी है और एजुकेशन में वो बहुत आगे हैं, हमसे बहुत आगे हैं। वो 100 साल आगे हैं एजुकेशन में। आप देखते हैं सर एजुकेशन में हमसे बहुत आगे, इसमें कोई शक नहीं है। एजुकेशन में वो हमसे बहुत आगे है। तो यही वजह है कि वो अब पूरी दुनिया में 80% सॉफ्टवेयर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज इंडिया में और इन तमाम बड़ी कंपनीज के सीईओ आपको इंडिया से ही मिलेंगे।
इसमें कोई शक नहीं ठीक है। है। तो हमें भी अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी जो यंग जनरेशन है उनको एजुकेशन की तरफ लाना है, उनको आईटी की नफरत तरफ वाली लाना सोच से है। निकालना। नफरत से निकलेंगे तो हमारा कुछ सर्वाइवल है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। इसमें पॉलिटिशियंस का कितना हाथ है? सर- क्या आपको लगता है कि पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि ये नफरतें खत्म हो, ये जो सा इंडिया पाकिस्तान, ये कश्मीर, ये हिंदू